हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर। आज हम लोग सीडीपी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम के सिद्धांत थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या है अधिगम के सिद्धांत थ्योरी ऑफ लर्निंग। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का क्या अर्थ होता है? सीखना। मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक क्षणों में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखने की यह प्रगति मनुष्य में जीवन पर्यंत चलती रहती है। मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ अधिगम के सिद्धांत थ्योरी ऑफ लर्निंग दिए हैं जो निम्नलिखित हैं। यह वीडियो आपके यूपी टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, पहला है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी महावैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने किया था। इस नियम के अनुसार जब प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तब वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। परिणाम संतोषजनक प्राप्त होने पर वह अनुक्रिया उद्दीपक के साथ जुड़ जाती है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। आगे है, इस प्रयोग के पश्चात थॉर्नडाइक ने सीखने के क्षेत्र में 3 मुख्य नियमों का प्रतिपादन किया। कौन कौन से 3 नियम हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है ये प्रश्न? तत्परता का नियम, अभ्यास का प्रश्न, प्रभाव का नियम। ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। कभी कभार इसका सीरियल पूछ लेता है या तो फिर ऐसे ही इस प्रश्न को पूछ लेंगे, थॉर्नडाइक के सीखने के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। एक ऑप्शन और इसमें जोड़ देंगे, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, थॉर्नडाइक ने उपरोक्त मुख्य नियमों के अलावा 5 गौड़ नियमों का भी प्रतिपादन किया है। अब कौन से 5 गौड़ नियम है? बहुवचन क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम जिसे रुचि का नियम भी कहते हैं। चौथा नंबर है सादस्यता का नियम जिसे पूर्व अनुभव का नियम कहते हैं। 5वां नंबर है सहचर्य रूपांतरण का नियम। ठीक है, तो ये जरूर देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे जो प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे आपको, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम पूर्व अनुभव पर आधारित है? तो कौन सा नियम है? सादस्यता का नियम है। अगला प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि का प्रतिपादन किसने किया है? तो थॉर्नडाइक ने किया है। किसने किया है? थॉर्नडाइक ने। और इन्होंने कौन सा कारक दिया है? यसार कारक दिया है। कौन सा? यसार कारक दिया है। इनके सिद्धांत कौन कौन से? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। ये इनके क्या है? सिद्धांत हैं। आगे है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूस के शरीर शास्त्री पावलोव ने किया है। इवान पी पावलोव ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। यदि प्राणी के समक्ष प्रथम उद्दीपक के रूप के साथ साथ कोई दूसरा उद्दीपक भी प्रस्तुत किया जाए और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाए तो दूसरा उद्दीपक प्रथम उद्दीपक का स्थान ले लेता है और प्राणी जो अनुक्रिया प्रारंभ प्रथम उद्दीपक के प्रति करता है वही अनुक्रिया दूसरे उद्दीपक के प्रति करने लगता है। अर्थात उस दूसरे उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अनुकूलन स्थापित हो जाता है। ये कौन सा सिद्धांत है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। आपको बता दें, इवान पावलोव को सन 1904 में पाचन क्रिया के शोध के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। आगे है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक के लिए पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। इस सिद्धांत को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। कौन कौन से? पुनर्बलन, अभ्यास और समय। ठीक है, आगे दिया गया है, इस सिद्धांत के अंतर्गत सीखने के क्षेत्र में पावलोव ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया है जो निम्नलिखित हैं। उत्तेजना का नियम, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण और विलोपन और स्वतः पुनर्लाभ। ये क्या थे? पावलोव ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया है। और इन्होंने कौन सा कारक दिया है? तो इन्होंने CR कारक दिया है। किसने? इवान पावलोव ने। ठीक है, और इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया है। आगे है, तीसरा नंबर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, यसार RS थ्योरी। कौन सी? RS थ्योरी।
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया है? स्किनर ने किया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं सिद्धांत को मानवों के ऊपर लागू किया जा सकता है, क्योंकि मानव वातावरण का गुलाम बनकर नहीं रहता, वह अपने पहल से वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का सतत प्रयास करता रहता है। स्किनर ने सीखने की व्याख्या दो रूपों में की है। कौन कौन से रूप हैं? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, किसी पर भी लागू, और बी नंबर है क्रिया प्रसूत व्यवहार, ठीक है, यानी मानव पर। ठीक है, आगे है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार उद्दीपक के नियंत्रण में होता है, जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है। स्किनर ने चूहों तथा कबूतरों पर अनेक प्रयोग किए। चूहे पर प्रयोग के लिए इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष का निर्माण किया, जिसका नाम बाद में स्किनर बॉक्स रख दिया गया। ठीक है, और इन्होंने कौन सा कारक दिया है? RS कारक। किसने? स्किनर ने दिया है RS कारक। ठीक है, इनके सिद्धांत हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत और अभिक्रमिक और रेखीय अनुदेशन भी इन्होंने दिए हुए हैं। आगे नंबर चौथा है गेस्टाल्ट सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? जर्मन भाषा का शब्द है। आंग्ल भाषा में समानार्थी शब्द न मिलने के कारण इसे इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया है। गेस्टाल्ट शब्द से आशय समग्रता या संपूर्णता से लगाते हैं। गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि बुद्धिमान प्राणी किसी समस्या के उत्पन्न होने पर तुरंत अनुक्रिया नहीं करता है, बल्कि उस समय को समझने का प्रयास करता है, और जैसे ही अचानक उस समस्या की सूझ उस प्राणी के मस्तिष्क में आती है, वह क्रियाशील हो जाता है। आगे है इस सिद्धांत के प्रतिपादक के लिए कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी वनमानुष पर 4 प्रयोग किए हैं। किस पर प्रयोग किए हैं? सुल्तान नामक चिंपांजी जो क्या है? वनमानुष है, उस पर 4 प्रयोग किए हैं। ये ध्यान कर लीजिए, पेपर में पूछा जा सकता है। अधिगम के क्षेत्र में सूझ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कोहलर ने किया है। किसने? कोहलर ने किया है। आगे है जीन पियाजे। आगे है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। इन्होंने अपने शुरुआती दिनों में बिने के साथ बुद्धि परीक्षण पर भी कार्य किया था। छोटे छोटे बच्चे अपने आसपास के बाहरी जगत में किस प्रकार से ज्ञान अर्जित करते हैं, यह जानने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर लगभग 400 पुस्तकों तथा लेखों को प्रकाशित किया। कितनी पुस्तकों को? 400 पुस्तकों और लेखों को प्रकाशित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 प्रक्रियाएं हैं। कौन कौन सी? एक संगठन, एक अनुकूलन। आइए देख लेते हैं क्या है संगठन। संगठन से तात्पर्य बौद्धिक सूचनाओं के संगठन से है। जब यह सूचनाएं मस्तिष्क में संगठित हो जाती हैं तो संरचनाओं का निर्माण होता है। नंबर 2 है अनुकूलन। अनुकूलन से तात्पर्य नवीन ज्ञान तथा पूर्व अनुभवों से के मध्य सामंजस्य स्थापित करने से है। नवीन ज्ञान तथा पूर्व अनुभवों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने से है। अनुकूलन के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण। आत्मसातकरण की प्रक्रिया में पूर्व अनुभव एवं नवीन अनुभव के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन अनुभव को पूर्व अनुभव के रूप में ग्रहण किया जाता है। आगे है समाविष्टीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, ये देख लेते हैं। समाविष्टीकरण की प्रक्रिया में नवीन अनुभव एवं पूर्ण अनुभव के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन अनुभव में कोई नई जानकारी जोड़कर दोनों में अंतर करते हैं। इसी प्रकार अंतर करने की प्रक्रिया के दौरान सही जानकारी प्राप्त होती है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सभी तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच सके। आगे है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास की? तो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। संवेदी पेशी अवस्था कब होती है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और नंबर 4 है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष।
या तो 11 से कहीं कहीं 16 वर्ष भी मिल जाता है, 11 से कह सकते हैं वयस्क अवस्था तक। अब संवेदी पेशी अवस्था क्या होती है? तो यह अवस्था मुख्यतः ज्ञानेंद्रियों और शरीर के गामक अनुभव पर निर्भर करती है। ठीक है, शिशु आत्म अभिव्यक्ति और आदान प्रदान के लिए अपने शरीर पर निर्भर होता है। पियाजे का कहना है नवजात शिशु की विशेषता सक्रिय और व्यवहार के परिवर्तन के रूप में बताता है। शिशु तात्कालिक व्यवहार की विभिन्न विशेषताओं के बीच अंतर करना शीघ्र सीख लेता है। आगे है नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था कब होती है? 2 से 4 वर्ष, और अंतःप्रज्ञ काल जो होता है वो 4 से 7 वर्ष होता है। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था को परिवर्तन तथा खोज की अवस्था कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था को परिवर्तन तथा खोज की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था के दौरान बालक के अंदर कल्पना निर्माण की क्षमता नहीं पाई जाती। लगभग 2 वर्ष का बालक 200 शब्दों को समझ लेता है। 3 वर्ष का बालक 3 से 10 शब्दों के वाक्य बना लेता है। आगे है अंतःप्रज्ञ काल से तात्पर्य बिना किसी तार्किक विचार के ही किसी वस्तु अथवा बात को स्वीकार कर लेने से है। इस अवस्था के दौरान बालक वस्तुओं की संरचनाओं में होने वाले परिवर्तन से भ्रमित हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर विचारों का अभाव पाया जाता है। आगे है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। यह संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। कौन सी? तीसरी अवस्था है। इस अवस्था के दौरान बालक मूर्त वस्तुओं से संबंध स्थापित करना प्रारंभ कर देता है। बालक वस्तुओं को गिन सकता है, माप सकता है, तौल सकता है तथा 2 वस्तुओं के मध्य तुलना कर सकता है। इस अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक योग्यताओं में निपुण हो जाता है। कौन कौन सी हैं? विचारों की विलोम्यता, क्रमबद्धता और संरक्षण। आगे है नंबर 4, औपचारिक संक्रियावस्था। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी है। किस अवस्था से? किशोरावस्था से जुड़ी है। इस अवस्था के दौरान बालक में सोचने, समझने और तर्क करने की योग्यता आने लगती है। अब वह वास्तविक जगत से परे संभावनाओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, अर्थात अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास जो है यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे प्रश्न पक्का 100% है, देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।